of Ida NothingFest 2023. Before we start, I would like all of you to please put your phones on silent. Okay. So now I would like to introduce our first keynote speaker, Alina Khan. Alina Khan is a Pakistani actress known for her leading roles in the short film Darling in 2019 and the feature film Joyland in 2022. She's the first transgender person to have a lead role in a major Pakistani film. Khan made her debut at the 75th Cannes Film Festival in the role of Biba in Joyland, the first Pakistani feature film screened at the Cannes, and the first major Pakistani motion picture to feature a trans actor in a lead role. I would like to invite Alina to please come on stage for her keynote. जी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आपने इतने अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया, और साथ ही साथ में BNU का और नथिंग फेस्ट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी कम्युनिटी या अपने जेंडर या अपनी जो मैंने ज़िंदगी में जो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं मैं उन सबको आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जैसे कि मेरा टॉपिक है ज़ीरो जेंडर, तो मैं अपनी शुरू से चाहूँगी मैं अपनी अपनी ज़िंदगी आपसे शेयर कर पाऊँ, जो मेरा बचपना था, जो आपका था, जो मैंने देखा। बचपन में था कि छोटी थी तो बहुत सी डिफरेंट हरकतें थी मेरे से, जो एक मेल और फीमेल से बहुत डिफरेंट थी। मैं घर के काम करने मुझे बहुत पसंद थे, मुझे तैयार होना, लिपस्टिक लगाना, घर के काम करना, घर में रहना, फीमेल्स फ्रेंड बनाना ना ही कि मेल्स, उनमें मुझे ज़्यादा मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी, पता नहीं क्यों, तब अब नहीं अब ऐसी हूँ। तो ये था कि मैं अपने जब मैं घर में रहती थी तो मेरी फैमिली को काफी इश्यूज थे। स्टार्टिंग में वो मुझे इग्नोर करती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि मैं भी छोटी हूँ, नादान हूँ, और मैं उनको क्यूट लगती हूँ इस तरह की हरकतें करते हुए। मैं छोटे पे डांस करती थी तो मेरे पापा जो थे उनको बहुत खुशी होती थी मुझे देख के हुए। मेरी मामा को कहते थे कि ये जब बड़ा होगा ना मेरा बेटा तो ये एक्टर बनेगा। तो मेरी मामा जो थी जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरे जो बहन भाई थे वो मुझे टॉन्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक टाइम आया, उन्होंने कहा कि जब पापा जिंदा होते तुम उनको बताते कि तुम एक्टर नहीं, तुम तो ट्रांस हो और तुम हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो, ये है वो है, और तुम कोशिश करो कि तुम अपने आप को लड़कों की तरह रहने की प्रोटेंड करने की कोशिश करो, ना ही कि तुम अपने आप को फीमेल की तरह लोगों के सामने आओ। तो इससे ये होगा कि हमारे लिए बहुत से मसले होंगे, लोग हमें डिफरेंट बातें करेंगे, खानदान को काफी सवाल हम करने पड़ेंगे, इनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक, तब मुझे इन चीज़ों का इतना संभव नहीं थी, मेरी सब चीज़ें नादानगी में थी। मैं फिर स्कूल लाइफ में जंप किया। जब मैं स्कूल लाइफ में गई तो वहाँ पे मेरा ये था कि फ्रंट लाइन में सब फीमेल्स के साथ मैं एक अकेली बैठी होती थी। कुछ मेरे टीचर्स हजार थे, वो मुझे उनको मसला नहीं था मेरे बैठने से, पर कुछ टीचर्स थे वो मुझे कहते थे कि जाओ उठो जाके मेल में बैठो, आप फीमेल्स में नहीं बैठ सकती। मैं टीचर कहती थी कि प्लीज मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, आप मुझे प्लीज यहाँ बैठने दें। और जो मेरी फीमेल्स फ्रेंड थी वो भी सब खुश होती थी, वो भी कहती थी कि टीचर हमें मसला नहीं है अगर इन्हें हमारे साथ बैठती है तो। पर ये था कि कुछ सर स्ट्रिक्ट थे और उनकी मुझे बात माननी पड़ती थी, तो खास उनके लेक्चर में मुझे कन्वर्ट करनी पड़ती थी सीट, डर से कि टीचर है मेरे और सीनियर हैं, जाहिर बात है उनकी बात मानना मेरा फर्ज था। मैं थोड़ी बड़ी हुई और आस्ता आस्ता मेरे में ये हुआ कि मेरी चाल चलन, मेरा अदाएं, उठना बैठना वक्तन वक्त वो बढ़ता गया। एक टाइम आया कि मेरे पापा बाहर गए, मेरी मम्मा ने कहा कि जाके अपने पापा को बुला के लाओ बाहर से। मैं उनको लेने गई तो उनके कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देख के मेरे पापा को मजाक किया और कहा कि आपका बेटा जो है ये मेंटल तौर पे ठीक है, इसके अंदर कोई हवाई चीजें ऐसी तो नहीं है, ये क्यों इस तरह की हरकतें करता है, क्या आप इसकी शादी करवाओगे जब ये बड़ा होगा। पापा घर आए और उसने मामा से आके काफी बहस की मेरे बारे में, काफी वो बोले। उन्होंने मुझे भी गुस्सा किया कि खबरदार तुम घर से बाहर मत निकला करो, कोशिश करो कि इसे कमरे में रखो। सहन में खड़े होते थे अपने घर के सहन में बैल्कनी में, तो मेरी मामा मुझे अक्सर गुस्से थे कि जाओ अंदर चली जाओ, कोई देखेगा और फिर हमसे कुछ सवाल करेगा इस तरह का। फिर एक टाइम आया कि मेरी बहन भाई जो सिस्टर थी मेरी, मैं उनके साथ बाजार जाया करती थी। तो मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया कि मामा मैंने इसके साथ नहीं जाना, लोग इसको तो जज करते ही करते हैं, शायद लोग मुझे भी देखते हैं। तो इस तरह की मुझे काफी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। मैंने सम टाइम मामा को बताया भी कि मामा मैं ऐसे जानबूझ के नहीं करती हूँ। अलबत्ता कोई खुश नहीं था मुझसे, और मुझे था कि मुझे अपनी फैमिली चाहिए थी, मुझे अपने बहन भाई चाहिए थे, मुझे अपनी माँ चाहिए थी, उनका प्यार चाहिए था जो कि मुझे उतना से नहीं मिलता था।
मेरे बाकी बहन भाइयों से अम्मी बहुत अच्छे तरीके से उनको प्यार करती थी, और मैं कहीं ना कहीं उनके लिए बोझ थी उस टाइम पे। मैंने सोचा कि उनका दिल हासिल करने के लिए मुझे ये है कि मुझे अपना आप मारना पड़ेगा। वो खुश इस चीज से है कि मैं उनके लिए लड़कों की तरह रहूं, लड़कों की तरह कपड़े पहनूं, लड़कों की तरह बातें करूं। तो शायद अगर वो उससे खुश हैं तो कोई बात नहीं, मुझे ये करना चाहिए उनकी खुशी के लिए। मैंने अपने जेंडर को दबाए रखा और मैंने लड़कों की तरह जॉब करना स्टार्ट कर दी। मुझे था कि मैं घर में ज्यादा नहीं रहूंगी, बहन भाइयों में ज्यादा नहीं रहूंगी, वो मुझे रोक टोक नहीं करेंगे, वो मुझे जज नहीं करेंगे। खानदान के लोग अगर घर आते हैं, वो उनको मैं घर नजर नहीं आऊंगी तो वो मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मेरी फैमिली को कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम तो ये भी आ गया था कि मैं घर में होती थी और लोग गुजरते हुए मेरे घर से बाहर से आवाजें कसते थे कि ओ खुसरिया, ओ खुसरिया, इस तरह की आवाजें देते थे। तो मैं बहुत हर्ट होती थी दिली तौर पे, क्योंकि मैं बहुत कुछ फेस कर रही थी, अपना जेंडर अपने आप को दबा के मुआशरे के मुताबिक जीने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह मुझे मुआशरा देखना चाहता है मैं उसी तरह रहूं, ताकि एटलीस्ट मेरे साथ मेरी फैमिली होगी, लोगों का साथ होगा, लोगों का प्यार होगा। मैंने जॉब स्टार्ट की, वो मेरा पहला जिंदगी का कदम था जो मैंने अपने घर से बाहर निकाला, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी फैमिली की नजर से दूर रहूंगी और मैं लड़कों में रहूंगी तो शायद मैं, क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट था। मामा मुझे कहती थी कि ठीक है बेटा, तुम अपनी जगह ठीक हो पर कोशिश करोगे तुम लड़कों की तरह रहो, लड़कों में तुम उठना बैठना शुरू करोगे तो तुम्हारी आदतें लड़कों की तरह हो जाएंगी, ये है वो है। मैंने जॉब स्टार्ट की तो वहां पे ये था कि एक माह मुझे कोई इस तरह खास मसला नहीं हुआ, लोग मुझे जज कर रहे थे पर मुझसे कोई बात नहीं था उस तरह से करता। फिर एक टाइम आया कि लोगों ने मुझे क्या बुली करना शुरू कर दिया, आवाजें कसना शुरू कर दी। वहां पे मुझे कहते थे चिकने चीज से बात सुनो, हमारे पास बैठो, कोई चीज खा रहे हैं तो उन्होंने वो मुझे दे देनी कि इसको खा के हमें भी दे दो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट बातें करनी। मैंने जब जाना करना जॉब के लिए, मैंने वापस आना करना, तो जो लड़के होते थे वो मेरे पीछे आ जाया करते थे, मेरे घर आने तक वो मुझे बुली किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट बातों से बुलाया करते थे और मैं अंदर से रोती थी। मैं अपना आप एक्सेप्ट करके उनको बताती इसलिए नहीं थी, मुझे था कि अगर मैं बताऊंगी तो ये मेरा और मजाक बनाएंगे, और मैं पहले ही फैमिली से इतना तंग हूँ। और मैं बाहर इसलिए निकली हूँ कि चलो मेरी फैमिली के दिल में एक एक्सेप्टनेस आ जाएगी, उनको पता होगा कि ठीक है मैं उनके मुताबिक एक लड़कों की तरह जिंदगी बसर कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए रियल में बहुत मुश्किल था। काफी मैंने ये चीजें फेस की, बता मुझे समझ आ गई कि फिर भी मैं जब घर आती थी तो मुझे मेरे भाई वगैरह जो थे वो मुझे रोक टोक करते थे, मुझसे बात ही थे किया करते उस तरह से, वो कोशिश करते थे कि वो मुझसे अवॉइड करें। एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि मैं तब 8 क्लास में पढ़ती थी और मैं तकरीबन थी 11 साल की, 11 साढ़े 11 साल की थी मैं। और मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर चली जाती हूँ, घर से भाग जाती हूँ। उससे ये होगा कि मेरी फैमिली वगैरह जो है वो शायद मेरे बारे में इतना नहीं सोचेंगे, या जो लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर आवाजें कसते हैं वो शायद आवाजें कसना छोड़ देंगे, और मेरे घर वालों को मेरी वजह से किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जब घर से निकली तो मुझे बिल्कुल नहीं था इलम कि आप जब बाहर निकलते हो आपको घर चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप अपनी जिंदगी बसर बसर कर पाओ। जब मैं निकली तो मेरे पास 20 रुपए थे और मैंने स्टिल सिर्फ सड़क पे मैं चल रही थी, और वो मैंने 20 रुपए किस टाइम खाए, एक टाइम का मैंने वो कुछ कुछ हल्का फुल्का मैंने खाया, वो पैसे खत्म हो गए। मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि मैंने अब अपने आप बाकी के दिन किस तरह गुजारने हैं। मैं 2-3 दिन सड़कों पे चलती रही, सोने की कोई जगह नहीं थी। एक पूरा दिन और एक पूरी रात में चलती रही, और अगले दिन सुबह 5 बजे के करीब मैं थक गई थी, चल चल के मेरी टांगे दर्द होना शुरू हो गई थी, और मैंने सोचा कि मैं कहीं रुक के स्टे कर लेती हूँ। 5 बजे का टाइम है, सब लोग सोए हुए हैं, मुझे कोई जज नहीं करेगा कि मैं किसी शॉप पे या किसी फुटपाथ के ऊपर मैं बैठी भी हुई हूँ। मैं उस फुटपाथ पे बैठ गई और मुझे नहीं पता चला कि कुछ सेकंड में, 1-2 मिनट के अंदर मेरी किस तरह आंख लगी और मैं सो गई। जैसे मैं सोई, एक आदमी आया, उसने मुझे हिलाया, उसने कहा कि तुम घर से भागी हो? और मैंने लड़के कहा जी बिल्कुल। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा मसला नहीं है, आप आ जाओ, आप अंदर आके सो दो। मैंने कहा ठीक है। मुझे तब जगह चाहिए थी, मुझे ये नहीं जगह चाहिए थी कि कोई बेड हो, कोई आलीशान घर हो जिसमें मैं रहूं। मुझे था कि मुझे चाहे एक जमीन मिल जाए जिसमें मैं सीधा लेट सकूं, अपने जिस्म को रिलैक्स कर पाऊं, क्योंकि मैं बहुत चलती थी, मैं रुकती नहीं थी। मैं जैसे ही उसने मुझे बुलाया, हेलो सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुशी हुई सर। आप भी। ऑलवेज यार। जी खाता। अब तो क्या उसे कहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके कमरे में गई और मैं वहां जाके जमीन पे लेट गई। मैं सिर्फ अभी लेटी हूँ, यहाँ तक कि मेरी जिस्म की जो थी वो बिल्कुल सीधा इजीली रिलैक्स भी नहीं हुआ कि उस लड़के ने मुझे मिसयूज करना, छेड़खानी करना शुरू कर दी। मैंने उसको हटाया, मैंने जान छुड़वाई, मैं भागी, और ये तब बात है जब मैं 11 साल की थी। उस टाइम
मेरे लिए था कि मैं डर गई थी वो सिचुएशन देखकर। मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकती, मुझे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत मुश्किल है। अगर मैं किसी को बताऊंगी कि मैं घर से भागी हूँ तो मेरा कोई मिस यूज ना करे, मुझे कोई गलत किसी गाइड किसी महफिल में ना बिठाए। मैंने चलना शुरू किया और मैंने सोचा कि नहीं, मैं वापस घर जाती हूँ, कोई बात नहीं, घर वाले क्या है, बुरा भला कहते हैं, वो बाहर वाले भी कह रहे हैं, मेरे पास एक छत होगी, एक घर होगा, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, कोई बात नहीं। मैं फिर घर गई, पर ये था कि वो चीजें चलती रही। एक टाइम आया कि मेरे बहन भाइयों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जिस तरह भरी हो रही थी, मेरी आदतें बढ़ रही थी। पर मैं कोशिश करती थी कि मैं घर से फजूल बाहर ना निकलूं। मेरी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं थी ट्रांस जिनके साथ मैं मिलती थी बैठती थी, को उनको कोई मसला क्रिएट होता हो कि मैं बाहर ट्रांस में जाके उठती बैठती हूँ, इंग्लिश में जिंदगी का बाहर, तो मैं बहुत छुप के रहती थी घर। अलबत्ता सब कुछ बेहतर नहीं हुआ, और मैंने एट द एंड इतनी कोशिशों के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं घर से निकलूंगी और मैं वापस घर तब तक नहीं आऊंगी जब तक मैं अपना कोई एक्सेप्टेंस नहीं बना लेती हूँ, या अपनी फैमिली के दिल में जगह नहीं बना सकती, जब तक मैं उनको ये नहीं बता सकती कि मैं अगर थर्ड जेंडर भी हूँ तो मैं एक बीइंग ह्यूमन, एक इंसान हूँ, जेंडर बाद में है, पहले मैं इंसान हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक मेल या एक फीमेल कर सकता है। किसी चीज की मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, उसके लिए मुझे मुआशरे का सपोर्ट चाहिए था, जो उस टाइम में बहुत मुश्किल था। कि जिस टाइम की मैं बात करूँ तब ये सोचना ख्वाबो ख्याल में ही था कि शायद हम कभी किसी मेन स्ट्रीम में नजर आएंगे, या हम एक बीन ह्यूमन लोगों के साथ खड़े हुए किसी महफिल में, जिस तरह मैं आज खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, अपने जेंडर को प्रेजेंट कर रही हूँ, या अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे नहीं था कि कभी मुझे मौका मिलेगा जिंदगी में। हाँ, मुझे बहुत शौक था, मैं शुरू से मुझे डांस का शौक था, परफॉर्म डांस मेरा एक हॉबी समझ लें मुझे। तो मैं क्या आपसे कहते थे, कहीं ना कहीं मैं घर से चोरी, जो मुझे कुछ टाइम मिलता था कि मैं अपने फ्रेंड्स में घूमूं, घर को मैं बताती थी कि मैं लड़कों के साथ घूमती हूँ, पर मैं लड़कों में कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो मैं उनसे चोरी डांस क्लासेस ज्वाइन करती थी। और वो भी सिर्फ मुझे 1 घंटे का टाइम होता था, और जो टीचर होते थे उनके पास और भी लोग होते थे क्लासेस देने के लिए। सम टाइम मुझे लेट हो जाती थी, मैं घर जाती थी, मेरे घर वाले दरवाजा नहीं थे खोलते, तो इस तरह की बड़ी सिचुएशंस थी। एक दफा ये हुआ कि मेरी बहन ने मुझे ये भी कहा, मामा ने मुझे ये भी कहा कि आप कुछ मत करो, ठीक है आपका जेंडर ये है, आप घर रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, आपको खाना है पीना है, बस आप घर रहो। पर मैंने उनको बताया कि नहीं अम्मी, मेरी जिंदगी में और भी मैंने कुछ करना है, अगर आप मेरा खाना पीना आज कर रहे हैं, आप एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे खुद भी अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, तो तब मैं क्या करूंगी? पूरी जिंदगी में अपने बहन भाइयों को तो तंग नहीं कर सकती उस तरह से। अलबत्ता उनको ये चीजें समझ नहीं आई। मैंने फिर जब फाइनली फैसला किया तो मैं घर से बाहर निकली, मैंने एक छोटा सा घर लिया, छोटे मोटे इवेंट्स करना शुरू किए। हमारे पाकिस्तानी पंजाब कल्चर में इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता है वो भी अब रूल्स हैं कि 10 बजे के बाद डीजे वगैरह उस तरह से नहीं चलता। तो हमारे जो ज्यादातर ट्रांस हैं वो अपना रिजल्ट कमाने के लिए जो फंक्शंस करती हैं, उनको केपीके में जाना पड़ता है, गाँव में उनको जाना पड़ता है। वहां पे जाके ये होता है कि लोग इतने सेंसिटाइज नहीं होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो हम हमें उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते, उनके लिए कहीं ना कहीं हम मजाक होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ट्रांसजेंडर को या तो बहुत पिसा हुआ, या बहुत बेचारा, या बहुत ज्यादा कॉमेडी के तौर पे दिखाया जाता है, या एक बनावटी तौर पे दिखाया जाता है। हमारे जेंडर को सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता, या बताया नहीं जाता कि ये एक सोल है जो ये पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलते हैं। ये कोई ये नहीं कि आज मैं कह रही हूँ कि मैं ट्रांस हूँ, 6 माह बाद में कहूंगी कि नहीं मैं लड़का हूँ, ये कोई जहनी वो नहीं है, मैं कोई जहनी मरीज नहीं हूँ, ये प्रॉपर एक जेंडर है। अलबत्ता मैं जब फंक्शंस में गई तो फंक्शंस की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 रास्ते थे जो हमारे मुआशरे ने हमें एक स्टिग्मा दिया हुआ था कि या तो हम प्रोस्टिट्यूट कर सकते हैं, या बैगिंग कर सकते हैं, या डांस फंक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे लिए मुश्किल था, तो डांस मेरी हॉबी थी, तो मैंने सोचा कि एक डांस अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मैं अपना एक आर्ट दिखा के अपनी मेहनत से कुछ कमा सकती हूँ। मैंने फंक्शंस करना शुरू किए, वहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ थी, लोग काफी बुरे तरीके से भी ट्रीट करते थे, काफी लोग पीछे आते थे, हरास करने की कोशिश करते थे। अगर हम परफॉर्म करें तो ये नहीं था होता कि कोई कारपेट बिछा हुआ है बहुत अच्छा और उसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। पत्थर होते थे, उनके ऊपर नंगे पाँव डांस करना पड़ता था, और वो डांस डांस जो होता था वो ये नहीं था होता कि आप 1 घंटा कर रहे हैं, आप 2 घंटे कर रहे हैं। गाँव के अंदर सिस्टम ये होता था कि आप अगर 10 बजे शुरू कर रहे हैं फंक्शन, और आपको लगातार डांस करना है 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, इस तरह। तो क्या उसे कहते हैं, वो एक बहुत मुश्किल लाइफ थी मेरे लिए। मैंने रिजल्ट कमाना शुरू कर दिया, मेरा घर अच्छा हो गया, मैंने अपनी थोड़ी सी मुख्तसर सी जिंदगी बना ली अपनी अलग से। फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं थी करती, मैं कोशिश करती थी कि मैं कहीं ना कहीं उनके साथ रहूं। मैं 2 माह बाद 1 माह बाद मेरे दिल में होता था कि मैं अपने बहन भाइयों को देखूं, अपनी माँ को देखूं, तो मैं किसी ना किसी बहाने, किसी पैसे के बहाने, किसी चीज के बहाने मैं घर चली जाया करती थी, उनको मिल लिया करती थी। पर जो मेरे बहन भाई थे उनको मुझसे इतनी नफरत थी कि वो घर में होने के बावजूद भी मुझसे मिलना पसंद नहीं थे करते।
मैं अम्मी से पूछती थी कि अम्मी बहन भाई कहाँ है, तो वो कहती थी वो सोए हुए हैं, और मुझे उनकी आवाजें आती थी और मैं अंदर से इतना दुखी होती थी कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर भी वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती। फिर एक टाइम आया कि मैंने अपनी फैमिली को पैसे देने में घर गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरी मामा को कहा कि खबरदार आप इससे कोई पैसे ना लिए, तो ये हराम के पैसे हैं, तो हराम तरीके से कमाता है, ये है वो है, ये तो आप मत लें। मैंने मेरी मामा को बड़े रो के समझाया कि अम्मी आप मुझे एक दिन कहीं इवेंट करते हुए देखें तो आपको पता चले कि हम किस तरह कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, और कितना मुश्किल होता है कि आप पत्थरों पे डांस कर रहे हैं, आपको लोग छेड़खानी कर रहे हैं, आपका मजाक भी बना रहे हैं, कोई आपसे एंजॉय कर रहा है, बस आपको ये कि आपका रीजन कुछ तरह बना हुआ है, आप कुछ इससे हटके कर नहीं सकते हो। मैंने जब सारा कुछ कम जिंदगी बेहतर हुई, बता फैमिली में इश्यूज चल रहे थे, तो मेरी अल्लाह से कहीं ना कहीं ये दुआ रहती थी कि अल्लाह मियां मेरी जिंदगी में कोई बेहतर रास्ता बनाओ, या मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिसमें मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन डांस फील्ड से उठ के मैंने कोशिश की कि मैं कोरियोग्राफी शुरू करती हूँ, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं मैं उनके परफॉर्म करूंगी, अपने डांस आर्ट को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब फंक्शंस पे डांस करती थी तो वो डांस डांस ही था, होता वो लोगों के लिए एक फन था, या वो समझ लें कि वो अपने खुशी को प्रेजेंट करने के लिए बुलाते थे, वो मेरे डांस को या मेरे आर्ट को सच नहीं समझते थे, उनके ये था कि बस ठीक है मराठी ने उनका काम नहीं है, फिक्र नहीं करना कि ना। अलबत्ता मैंने क्या उसे कहते हैं, मैंने कोरियोग्राफी करना शुरू कर दी। वहाँ पे एक टाइम आया कि जो सना जाती हैं, वो आप सब जानते होंगे उनको, बहुत अच्छी पर्सन है वो, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक इवेंट पे परफॉर्म कर रही थी, मैं अपने पाकिस्तानी कल्चर सूफी धमाल को प्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखा, और मुझे मौका मिला, साइम सर थे जो हमारे डायरेक्टर थे, वो हमारे ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर मूवी लिख रहे थे, वो हमारे जेंडर के ऊपर मूवी लिख रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, हमारे जेंडर के ऊपर सर्च करना शुरू कर दी, बकायदा ऑडिशंस वगैरह हुए। मुझे सना ने बताया कि इसका ऑडिशन हो रहा है, क्या तुम करना चाहोगी। मुझे बिल्कुल नहीं था पता ऑडिशन क्या है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन उस तरह से बेहतर नहीं थी, मैंने आईकॉम किया हुआ था, और फिर जिंदगी में इतनी मसले उतार चढ़ाव चल रहे थे कि उनको मैनेज करते करते मेरे लिए इंपॉर्टेंस थी ही नहीं पढ़ाई की। हालांकि मुझे शौक था, मैंने घर से भागने के बाद मैं पढ़ती भी थी, साथ जॉब भी करती थी, पर मैं वो कितनी देर कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत सी मेरी जरूरियात थी, क्योंकि मैं अकेले सर्वाइव कर रही थी। अलबत्ता मुझे वो डार्लिंग की ऑफर मिली, जब डार्लिंग का ऑडिशन हुआ मैं वहाँ पे गई, साइम ने मुझे देखा, मैं जरा अब फंक्शंस करती तो जरा स्टिचिंग वगैरह करवाई हुई थी, कैरोटीन थी, जरा बड़ी हाई फाई रहती थी मैं। तो उन्होंने मुझे देख रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, मतलब कि ये वो। तो मैं अलबत्ता मैंने उनको ऑडिशन दिया, मैंने अपना डांस वगैरह जो मैंने कहा मैंने उनको दिखाया। पर साइम सर ने काफी ट्रांस के ऑडिशन लिए हुए थे, तो शायद उनको उससे समझ नहीं आई। अलबत्ता दिन गुजर गया, साइम सर ने एक आर्ट मतलब कि एक बॉय था, वो मतलब कि उन्होंने क्लासेस ली हुई थी एक्टिंग की, उन्होंने उनको हायर किया, 3 माह वर्कशॉप हुई प्रॉपरली, उसको हमारे जेंडर के बारे में समझाया गया, डायलॉग्स बताए गए। पर वो चीज नहीं बन पाई जो हम थे, जिसके लिए हमें बनना नहीं पड़ता, हमें बनावटी नहीं रहना पड़ता, वो एक हमारा सोल है, हमारा वो एक अपना एक तरीकेकार है जिंदगी का जो हम गुजार रहे हैं, जो हमारी अपनी अदाएं हैं, जो जिस तरह हम बैठते हैं उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो हमारे अंदर होती हैं। और बता साइम सर आए, उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस पर्सन को हायर किया, आपको पता है हमने आपको ऑडिशन लिया था, खैर मैंने कहा जी ठीक है मसला नहीं है। बट मसला ये है कि हमने इसको 3 माह इसके वर्कशॉप हो रही है, पर इसमें वो चीज नहीं है जो आप हैं, आप चलते फिरते उठते बैठते आप में एक सोल नजर आता है कि आप में कहीं ना कहीं फीमेल टच है। तो उसका डांस भी सबसे बेहतर नहीं है। मैंने कहा सर आप अगर आप मुझे दिखाते हैं कि इन्होंने 3 माह में क्या सीखा है, वर्कशॉप क्या आपने की है, तो मैं इससे बेहतर आइडिया कर सकती हूँ। अलबत्ता मैंने देखा तो वो इस तरह डांस कर रहा था जैसे कोई मर्द डांस कर रहा है, और लचक तो उसको फील नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर जी ठीक है, तो कहते हैं लीना मैंने तो सुना है बहुत अच्छी डांसर हो, उस दिन मैं बहुत बिजी था, तेरा डांस तो दिखाओ। तो मैंने कहा जी जरूर, कि तो मेरा काम था, मेरा वो मैं फंक्शंस करती थी, तो मैंने उसमें दुपट्टा बांधा, और मैंने वो मैडम नूरजहां जो हमारी कल्चर है, मैंने उनको लगा के मैंने एक परफॉर्म उनको प्रेजेंट की टाइम से, तो उनको बहुत पसंद आई। खैर मुझे डार्लिंग का मौका मिला, मैंने उस पर काम किया, इंटरनेशनल इसको अवार्ड विन हुए। वोट विन करने के बाद पहली कामयाबी थी, तो मैं बहुत चौंक गई, मेरे भाई ने मुझे फोन किया, मैंने उनको बताया डर डर के कि हाँ, कहते करेक्टर क्या है तुम्हारा, मैंने कहा आप देख लें, मैंने कहा मैं फिर बताऊंगी कि मैं अपना ही करेक्टर कर रही हूँ, तो उनके दिल में कोई सवाल ना आए, पर मेरा भाई काफी खुश हुआ। उसके बाद मुझे कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं आई, एक शॉर्ट मूवी से मेरा घर का सर्कट तो नहीं चलना था पूरे साल का, तो मैंने फिर कहीं ना कहीं साथ फंक्शन शुरू कर दिए, कोरियोग्राफी करना शुरू कर दी, और कहीं ना कहीं मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ रही थी, क्योंकि मेरी लगन थी कि मैं, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों का बहुत साथ था, अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ कि हाँ अगर हम कुछ बेहतर करते हैं तो लोग हमारे साथ हैं। अगर मुझे मौका मिला है आज मैं अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करूंगी, तो जो मेरी न्यू यूथ है उनके मेरे अंदर एक हौसला बिल्ड होगा। अलबत्ता मुझ कुछ डिजाइनर थे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया मेरे जेंडर के ऊपर, कुछ को मैंने अप्रोच करने की कोशिश की, कुछ ने काम किया, कुछ ने नहीं किया। अलबत्ता फिर मेरे लिए जिंदगी में आई जो आइलैंड।
जो कि मेरे लिए एक जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जो मेरे ख्वाब थे, जो मैं सोचती थी, इन चीजों को हकीकत किया उसने। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कास्ट थी। सीनियर्स बहुत अच्छे थे। जो हमारे डायरेक्टर साइम थे, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, अपूर्वा चरण जो इंडिया से थी, सरमत सर, सबने इतना साथ दिया। वर्कशॉप हुई, मैंने प्रॉपरली बहुत ज्यादा मेहनत की क्योंकि मैंने क्लासेस एक्टिंग की बिल्कुल नहीं थी ली हुई। मैं स्क्रिप्ट को डेली पढ़ती थी। मैं सेट पे अलग से वर्कशॉप पे रिहर्सल करती थी और मैं घर आके अलग से रिहर्सल करती थी। जो मेरे डांस परफॉर्म थे उसकी कोरियोग्राफी मैं सेट पे अलग से करती थी और रात में आके मैं कुछ स्टंट डालने की कोशिश करती थी, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती थी कि मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिले अपने जेंडर को प्रेजेंट करने का, तो मैं कहीं से कमी ना खाऊं। मुझे नहीं था पता कि इसको इतने इंटरनेशनल अवार्ड मिलेंगे, पर मुझे था कि मुझे इज्जत मिल रही है, किसी का साथ मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है कि हम अपने जेंडर को प्रेजेंट करें, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा था। और साइम सर ने प्रॉपरली हमारे जेंडर के ऊपर सर्च की हुई थी और उन्होंने हमारी हर तरह की हमारी जिंदगी की एक नॉर्मल बीइंग ह्यूमन इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर होती है, जलना, किसी से जेलसपन, कामयाब होना या खुशी, ख्वाहिशात, हर हर इंसान की हर फीलिंग होती है। तो उन्होंने उस फीलिंग को मद्देनजर रखते हुए हमारा कैरेक्टर जो बीबा बनाया वो काफी स्ट्रोंग था। तो मैंने उस पर बड़ी दिल जगह जान से मेहनत की। एट द एंड माशाल्लाह तो कैन में अवार्ड वो विन हुई। जब मैं कैन में गई, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं जब फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे गई तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मसला क्रिएट हुआ, पर मैंने अपने आप को कमजोर नहीं किया क्योंकि मुझे था कि मैं ये चीजें जिंदगी भर सुनती आई हूँ और अभी भी आके मैं इन चीजों के पीछे लग के अपना आगे वाला करियर खराब करूंगी तो मकसद नहीं है। अलबत्ता मैं कैन में गई, वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा इज्जत दी। वहां पे बिल्कुल जेंडर फोबियन था, वहां पे बिल्कुल नहीं था कि मेरा जेंडर क्या है। लोग ये देखते थे कि ठीक है, इसमें एक टैलेंट है, इसमें एक आर्ट है, उस आर्ट उस टैलेंट की बेस के ऊपर वो लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे। जेंडर इसमें मैटर नहीं था करता, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं अपनी मेरी फैमिली में बात हुई, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मामा को कॉल की कैन के अंदर। जिस रात मुझे वोट मिलना था उससे एक रात पहले मैंने मामा को फोन किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, इंटरनेशनली मैं एक प्लेटफॉर्म में थी। मैंने मामा से बात की और मेरी मामा ने मुझे क्या उसे कहते हैं, उनको मैंने बताया कि सच में मैं कैन में हूँ, मेरी फिल्म चल रही है, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वो रो पड़ी, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुझे पता है कि आज तुम जिस तरह इस मुकाम में हो और तुमने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। अलबत्ता मैंने मुझे अवार्ड विन हुआ और वो मैं जैसे कैन से घर गई, मैंने पहली रात अपनी फैमिली में गुजारी। वो जो सुकून था, वो जो अपनी फैमिली के साथ रहना और उनके साथ एक कमरे में सोना, और वो जो चीजें थी, वो जितना मुझे उन्होंने दिल तौर पे सुकून दिया वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए मैं साइम जी का, फिर टीम का भी बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका करती हूँ, देखने वालों का करती हूँ, जिन्होंने उसको इतना सपोर्ट किया हमारे टॉयलेट मूवी को, क्योंकि वो पंजाब में उसके काफी मसले मसाइल थे। मैं उसके लिए काफी दुखी भी था मुझे, क्योंकि मेरा मेन तो गोल था कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे मैंने इतने कुछ फेस किया है, जिन लोगों ने इतना कुछ करने हरास करने की कोशिश, काफी लोग थे जिनका प्यार और साथ था, तो कुछ लोग थे उन्हीं में जो नहीं खुश थे इस चीज से कि हम कुछ बेहतर करें। अलबत्ता फिर जिंदगी में बेहतर हुई मेरी, काफी इंटरनेशनली अवार्ड विन किए, ऑस्ट्रेलिया गई, कैन गई, फ्रांस गई, कनाडा गई, BFL गई, मतलब कि काफी इंटरनेशनली अवार्ड विन किए। अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, अपनी ट्रांस कम्युनिटी को प्रेजेंट किया, जो मेरी ट्रांस उन्होंने काफी सपोर्ट किया। एक टाइम था जब मैंने डार्लिंग की थी तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी रहने दो, मत करो, कि पैसे पूसे नहीं देंगे, तुम्हारा वक्त बर्बाद करेंगे, छोड़ो क्या कर रही हो, फिर तुमने फंक्शन ही करने हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, फंक्शन करने हैं मैं कर लूंगी, पर अभी जो मुझे मौका मिल रहा है मैं इसको पहले इसको तो करूँ। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी देता तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कल को मैं नहीं भी करती, जो मेरी न्यू ट्रांस है उनके लिए कितना हौसला बिल्ड होगा। अलबत्ता सब कुछ ऐसा ही हुआ, अल्लाह मैंने उस पर कामयाबी दी। मैं अल्लाह का बहुत दिल से बार बार पता नहीं कितनी दफा शुक्रिया अदा करती हूँ दिल में, और आप सबका भी करती हूँ कि आप सबके साथ की वजह से ही मेरे इतना हौसला बिल्ड हुआ कि मैंने अपने टैलेंट को पहचाना और उसके ऊपर मैंने मेहनत की, काम किया, और आज वो इस मुकाम पे हमारी फिल्म है कि हम सबके साथ की वजह से उसको इंटरनेशनल अवार्ड विन हुए। मेरी जिंदगी बेहतर हो गई, मेरी फैमिली का बहुत अच्छा साथ है मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा खुश है। मैं अब इंटरनेशनली काम भी कर रही हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम कर रही हूँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बना रही हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सी ट्रांस नजर आएंगी, जिस तरह मैं आपको नजर आ रही हूँ, और कुछ ट्रांस हैं हमारी पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम में नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी ट्रांस के लिए कुछ पॉइंट कोटा निकाला, और उसमें हमारे जो कुछ ट्रांस हैं वो मेन स्ट्रीम में हमारी ट्रांस के लिए ही काम कर रही हैं। तो बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। एक टाइम था कि ये चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। अब हमारे पंजाब, अगर मैं पंजाब पुलिस की बात करूं तो उन्होंने हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया है। तो काफी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी। और मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो हमारी ट्रांस में बहुत पढ़ी लिखी, बहुत टैलेंटेड है, जो आपको एक बीइंग ह्यूमन नॉर्मल इंसानों की तरह आने वाले वक्त में नजर आएगी। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप सबका साथ होगा, आपका प्यार होगा, आप मौका देंगे, आप चाहेंगे कि हम आपको आपके साथ रह के
जिंदगी अच्छी गुजारते हुए नजर आए, तो ये फिर ही पॉसिबल होगा। और मैं चाहूंगी कि जो मेरी बाकी ट्रांस कम्युनिटी है उनको भी ये इज्जत हो, ये प्यार आपका और ये साथ मिले जो मुझे मिला है। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आप सबके साथ खड़ी हूँ और मैं अपनी बात आप तक कर पा रही हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी सर जी आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार। Okay. Thank you so much, Alina. That was a very, very like interesting life story that you've shared with us. We would like to open the floor for questions, students ke liye. So can you guys, whoever have a question, raise your hand. जी. Hello. Thank you so much for आपकी talk. एक तो ये कि it was so inspirational and you're so brave. Secondly, it was so engaging. Your way of speaking कि मुझे time का पता ही नहीं चला and I just wanted to keep listening to you. अब मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा है. So I want to ask you कि वो जो point था जब आपके life में acceptance नहीं थी, अगर आपको acceptance मिल गई, वो बात बहुत मुश्किल होता है. आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे आया और आपको कैसे होप कैसे मिली कि ओके एक टाइम आएगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी? ये थी कि आप जब जिंदगी में कोई इरादा करते हैं कुछ करने का या कुछ बनने का। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं घर से लास्ट टाइम भागी तो मैंने ये दिल में तहैया कर लिया था कहीं ना कहीं कि अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी। मैं भूखी मर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने घर आके अपनी फैमिली के लिए बंडल नहीं बनूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं कुछ बेहतर करूँ। मुझे नहीं था पता वो मैं एज एन एक्ट्रेस करूंगी, एज अ डांसर करूंगी, एज अ परफॉर्मर करूंगी या किस तरह करूंगी, मुझे नहीं था पता। पर मैं चाहती थी कि जो एक स्टिग्मा है जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, जो मेरे अपने बहन भाई मुझे कहते रहे कि तुम ख्वाजस राह हो, तुमने ख्वाजस राह में जाना है, तुम्हारी जिंदगी ख्वाजस राह के साथ है, चले जाओ ख्वाजस राह के पास। जब बाहर की दुनिया कहती है तो वो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लेते हो। जब आपके अपने बहन भाई आपके रिश्तेदार जब आपको इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सा आप दुख, थोड़ा क्या बल्कि बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये था कि मैंने को बताया कि मैं अभी तो हमारा टाइम होता सा था तो मैंने आपसे मुख्तसर सी बातें की। मैंने बहुत कुछ फेस किया। हम ट्रांस को घर लेने का इतना प्रॉब्लम होता है, हमें लोग घर नहीं देना पसंद करते हैं। काफी तरह के मसले मसाइल, लोग हरास करने की कोशिश करते हैं। काफी दफा ऐसे हुआ है कि लोगों ने गाड़ी से नीचे उतारा मुझे और कहा कि हमारे साथ चलो, गाड़ी के ऊपर मतलब कि लोगों ने हमला किया। बहुत कुछ मैंने फेस किया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, ये आपको सबक देती हैं, ये आपको हिम्मत देती हैं, ये आपको कमजोर नहीं करती, ये आप में डर पैदा नहीं करती, ये आपको ताकत देती हैं आने वाले वक्त के साथ लड़ने के लिए। आपको मजबूत करती हैं। आप चाहे उससे बड़े जितनी मर्जी आप मुश्किलात देखें, वो आपको हिम्मत देती है जी। तो बस यही वजह थी। मैं और स्ट्रांग होती गई, हिम्मत पैदा होती गई कि ठीक है आज मैं यहाँ से, मुझे अ, लोगों ने मुझे मिस किया या मुझे यहाँ से लोगों ने हर्ट किया, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगी कि मैंने जो ये काम किया मैं दोबारा ना करूँ, मैं इससे बेहतर करूँ कि शायद वो जो इंसान है वो मेरे लिए बेहतर सोचे। और एट द एंड ऐसा हुआ। थोड़ा सा टाइम लगा, मुश्किलात आई बहुत, पर मुझे खुशी है कि मैं वो कर पाया। First of all, Alina, thank you so much for being here. आज एफएससी ने जो बिल रिवर्स किया है, उसके बाद आपको ये देख के एक हौसला भी मिलता है। और आप that means के trans people will continue to exist and they will claims process. So thank you so much for your bravery. I've been following you since darling और आपकी पाकिस्तान एक्सपीरियंस की पॉडकास्ट में भी लगाया था, आज भी लगाया है। लेकिन the question that I had was कि the young people who are facing gender-based violence, what is your advice to them? आप मुझसे सवाल करें कि मैं अपनी कम्युनिटी, जिनको आज ख्वाजा सलीम की वजह से या उनकी फेमिनिटी की वजह से या किसी भी जेंडर की वजह से उनको वायलेंस का, तशद्दुद का, हरासमेंट का, बुलिंग का जो भी मसला आ रहा है और वो फेस कर रहे हैं, जो बच्चे हैं,
जनरली, तो आपकी उनको क्या एडवाइस है, किस तरह से उसके साथ कोई करिए और उसको किस तरह से लेके चल सकते हैं बुक? देखिए काफी हद तक ये चीजें नॉर्मल है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांस, हमारी बहुत सी फीमेल बहनें भी हैं जो उस तरह से सेफ नहीं है, अपने घरों में सेफ नहीं है, मार्केटों में सेफ नहीं है। तो फिर तो हम फिर थर्ड जेंडर है, क्योंकि हमारे साथ ये वायलेंस इसलिए होता है क्योंकि लोगों को काफी हद तक ये समझ है, वो जानते हैं कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं होती, हमें माशरा हमसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो काफी मसले मसाइल हमें आते हैं। पर ये कि ये आप पे खुद पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। सम टाइम ये जरूरी नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, सम टाइम ये जरूरी होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग क्या चाहते हैं। अगर मुझे है कि मैं अपनी मुआशरे का हिस्सा बनूं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मैं मुआशरे के मुताबिक रहूं। एक टाइम ऐसा था कि मैंने को बताया कि घर नहीं था मिलता, आज उसी मोहल्ले में आप मेरे साथ जाएं, उन्हीं लोगों में आपको बैठाती हूँ, आप उन्हीं लोगों का रवैया, उन्हीं लोगों की बात देखें कि मैं उनसे घुल मिल गई हूँ। क्या पहले मुश्किलात थी मुझे, पर मुझे क्या था कि मुझे था कि मुझे नहीं समझते, पर मैं इनको समझती हूँ, मुझे इनके साथ रहना है। मैं उनकी खुशी गमी में, चाहे वो कोई मेल है, फीमेल है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी किसी किस्म की टेंशन होती थी, तो मैं उनके घर में चली जाया करती थी खुद। क्योंकि आप मुझे मुआशरे का हिस्सा समझे ना समझे, मैं आपके मुआशरे का हिस्सा हूँ। मैं आपको अपना समझती हूँ, क्योंकि मेरी रियल फैमिली ये है। मैं अपना बचपन 11 साल की जब मैं जब घर से निकली हूँ, मेरा बचपन था, उस टाइम में आपको अपनी फैमिली का प्यार, आपको जिंदगी में साथ, आपको बहुत कुछ ड्रीम्स सोचते हैं अपनी जिंदगी में कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। पर मैं उस जिंदगी, उस टाइम के वक्त मैं आप जैसे लोगों में थी, आपसे लोगों में थी। तो मेरा मेरा बेसिकली मेरा खानदान आप सब है। मेरी फैमिली बेशक है कहीं ना कहीं, मेरा खानदान ये हम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम बेसिकली खुद क्या कर रहे हैं, हम अपने को प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं अपने को किस तरह प्रेजेंट करूँ, मैं अपनी कम्युनिटी को किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। ये चीजें काफी हद तक मैटर करती हैं। तो वायलेशन ये चीजें होती हैं, पर ये कि हम पे भी है कि हम अपने आप को कैसे करें। तो मैं चाहूंगी कि जितनी भी ट्रांस हैं वो कोशिश करें कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि टैलेंट है, बहुत सी पढ़ी लिखी ट्रांस हैं। और लोगों की सोच भी काफी, क्योंकि ज्यादातर ट्रांस जो है वो मिडिल एरियाज में रहती हैं। जो पढ़े लिखे सेंसिटिव लोग हैं वो हमारी ट्रांस कम्युनिटी को समझते हैं, हमारे जेंडर को समझते हैं, कहीं ना कहीं जो दिल में एक्सेप्टनेस है, वो हमें भी ह्यूमन नॉर्मल इंसानों की तरह देखते हैं। अगर वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं भी देते तो उनके लिए हम एक इंसान है। तो जो ज्यादातर ट्रांस है वो मिडिल एज में रहती हैं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनको ये मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। पर अब तो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो मैं यही चाहूंगी कि आज मैं एक छोटे से मिडिल एरिया से उठ के आज मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, तो जो मेरी देखने वाली न्यू यूथ है वो भी डेफिनेटली में एक हौसला बिल्ट होगा। वो जरूर चाहेंगे कि जिस तरह मैं कहाँ से स्ट्रगल करके कहाँ पहुंची हूँ, तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तब तो कुछ था ही नहीं। अब तो एक्सेप्टनेस है, अब तो आपसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो हमारी सुनना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो अब तो बहुत आसानी होगी उनके लिए अगर वो करें कुछ से। Thank you so much, Alina, for your time. We are ending our Q&As. ठीक है. Thank you so much. Okay. Okay. Um, After this very inspirational keynote, I would like to invite our second keynote speaker for the day, Fahad Mirza. Fahad Mirza is a Pakistani actor, model, plastic surgeon, and sculptor. He's best known for his debut role in Isa in 2012 drama serial Badi Apa. He has also appeared in Mutti Bhar Mitti, Main, Diwani, and Shanakh, for which he was nominated for the Best Supporting Actor at the third annual Hum Award. Fahad Mirza is one of the leading plastic and reconstructive surgeons in the country. Fahad views himself as an artist, sculptor who works in the greatest form of art, the human body. So I would like to invite Fahad to come on stage for his keynote. Thank you. Assalamualaikum, everybody. It is such a pleasure to be here. I had the privilege of coming here yesterday also. Rana was kind enough to invite me. And I witnessed the sound healing, the playing in the water and the slides, and the drum circle. मैंने राशिद को ये बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में ही नहीं हूँ. It felt like San Francisco to me.
And this, what I saw yesterday, gave me so much hope for the future. And I saw what was happening here. And what I saw yesterday, I can now truly say that Lahore is indeed the cultural heartland of Pakistan. So congratulations. So I'll just take a second. Okay, so when I was invited by Rashid and Roma to speak on nothingness, for a second, I was like, okay, that's a very interesting concept. But nothingness पे हम क्या बात करेंगे? Nothingness तो nothingness है. जो created है, जो manifest है, वही सब कुछ है. Nothingness तो कुछ भी नहीं है. And then suddenly, this quote from the Tao Te Ching by Lao Tzu, which was written about 2,500 years ago in China, came into mind. And I'm going to quote him. And he said, 30 spokes converge onto a single hub. It is the hole in the center on which hinges the usefulness of the cart. Shape a vessel with clay, but it is the nothingness within that gives the cup its utility. Carve fine doors and windows, but it is the emptiness of the room that makes it useful. The usefulness of what is comes from what is not. If I was to explain this to you, this beautiful auditorium that all of you are sitting in, the manifest here is all these walls. But if this emptiness was not within, what good would this room be? Agar hum quantum physics ki baat karein, so has anybody done basic physics mein solar system ka shape kisi ko yaad hai? How the solar system works? Show of hands. Show of hands. You know how a solar system works? Okay, great. तो सोलर सिस्टम के बीच के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, राइट? और उसके पेरिफेरी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. और जितना बड़ा एटम होता है उतने उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जो एटम की बाउंड्री होती है is the furthest electron from the nucleus, right? So if I was to ask you a question, for those of you that know, just visualize it in your head, the shape of that. हमारा सोलर सिस्टम का शेप है कि सन सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके साइड में चल रहे हैं. उसी तरह हमारा जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, काइंड ऑफ लाइक द सन, और वो जो प्लैनेट्स हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं उसके अराउंड. ओके, सो इफ आई वाज टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि हमारे अंदर जो एटम है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है न्यूक्लियस, अगर मैं उसको एक पिन हेड के साइज का बना दूं. वी ऑल नो हाउ बिग अ पिन हेड इज. यस, इट्स pretty tiny, right? About a millimeter or so. अगर वो जो न्यूक्लियस है उसको मैं पिन हेड के साइज का बना दूं, तो जो सबसे करीब वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा उस ऑर्बिट का? कोई मुझे बता सकता है? रफ गेस चाहिए, ऑब्वियसली एग्जैक्ट पे कोई एक रफ गेस मुझे. आई वांट रफ गेस. एवरीवन बी इमेजिनेटिव, टेल मी. हाँ, नहीं, शॉर्टेज तो है, बट एक रफ आइडिया कितना होगा? फुटबॉल जितना होगा, किसी के सर जितना होगा. अगर एक पिन हेड के साइज का मैं वो न्यूक्लियस बना दूं, कितना बड़ा होगा? इस पोडियम जितना बड़ा होगा, इस माइक के हेड जितना बड़ा, कितना होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट? कितना बड़ा होगा अंदाजन? फुटबॉल फील्ड. बिंगो, ये वाटर कूलर आपका हुआ. फुटबॉल फील्ड, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट, mind you, that is the closest electron. Okay, so imagine pinhead size is the manifest and the unmanifest is the football field, and that is the closest. So all of us here are 99.9% emptiness. All of us here are 99.9% emptiness. अगर हम आपको लें और नाउजुबिल्लाह, बट आपको हम डिसमेंबर कर दें,
जो मैनिफेस्ट हैं आप, जो आप समझते हैं ये हाथ हैं, ये सर है, ये आंखें हैं, ये टांगे हैं, हम इसको डिसमेंबर कर दें और फिर दोबारा इसको लाके जोड़ दें, तो क्या आप आ जाएंगे? हाँ, आप आ जाएंगे? नहीं, बिकॉज what is manifest depends on what is unmanifest. You are what is, yet you are what is not. It is the apparent duality, but in truth, it's a paradoxical unity. अब अगर हम कुरान में पढ़ें, it's not religious, it's a more spiritual discourse, but Quran is a reference point for all of us. तो कुरान में एक जगह लिखा आता है, I think surah number 7 or I don't exactly remember, but इसका लुबे लुबाब ये है that God says that I created man from clay and then breathed into him of my spirit. So if you take a literal translation, this manifest clay form is powered by the divine. He is intangible. He is unobservable physically. He is unmanifest, yet he is inexhaustible. Why this is important for us to know? Why do we talk about it? Iska kya fayda hai? This sounds like a lot of theory. This sounds a lot of hyperbole. बहुत बातें, लेकिन इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है, I'm going to bring it back down to zero. That the goal of life, what you have to do is to understand that there is effort, but then there's non-effort. Just like there's being, and then there's non-being. Similarly, there's effort, and then there's not effort. हमें ये लगता है कि हर चीज हमें खुद ही करनी है. हमें ये लगता है कि जैसे एटलस दुनिया को अपने कंधों पे लेके घूम रहा था, हमें भी सब खुद ही करना है. फ्यूचर भी खुद ही बनाना है. जिससे शादी होगी उसको भी खुद ही ढूंढना है. नौकरी भी खुद ही ढूंढनी है. बच्चों के नाम भी खुद ही करने हैं. सब कुछ खुद करना है. But the truth of the matter is that there's a big engine that you're completely unaware of that comes from nothingness that is powering you. If I was to ask you a question, and again, I would need some imaginative answers. मुझे ये बताइए, what is the most important thing for a human being? Like priority number one. There is nothing more important than this. What is it? I have never, ever in my life, and I come up to so many people, had the right answer in the first row. Whatever you're doing here, bro, it's working. Amazing, good job. So you guys are a lot more evolved than the rest of your counterparts. But since we've mentioned that beautiful act of breathing, which is the absolute most important thing for a human being. अगर सांस लेंगे तो प्यार करेंगे. अगर सांस लेंगे तो हक के लिए लड़ेंगे. सांस लेंगे तो नौकरी पे जाएंगे. सांस लेंगे तो प्यार करेंगे. So the absolute most vital thing for a human being is breathing. Now, I want all of you that we've spoken about breathing, let's take a big breath together. Let's do it. That feels good, by the way. That feels good. So, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अभी हवा में घूम रहा था, राइट, जो अभी यहाँ था, फिर हमने सांस ली तो हमारे लंग्स में आ गया. लेकिन हमारी लंग्स से हमारे फिंगर टिप में विद इन अ सेकंड पहुंच गया दैट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरिंग ऑक्सीजन. क्या आपने पहुंचाया? How much effort did you make in doing that? How much effort did we make in doing that? I want to hear it loudly. Zero. So you're telling me all these people who are going to go out in the world now, who have the weight of the world on your shoulders, अम्मी कह रही हैं ये करना है, नौकरी करनी है, वहां जाना है, बाहर जाना है, ये करना है, भाई को पढ़ाना है, इधर उधर करना है. You're telling me
that the most important thing in your life, more important than anything, वो भी आप खुद नहीं कर रहे हैं. ये तो बहुत ही खतरनाक और कंसर्निंग बात है कि भाई राशिद, हमें इतना कुछ करना है और जो सबसे अहम चीज है हम वो भी खुद नहीं कर रहे हैं. इसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूं, that Rashid, for his amazing hospitality, invites you all for dinner to his house. It's hypothetical. It's hypothetical. Calm down. In your seats. It's hypothetical. All right. Okay, it's happening. All drinks around the house. Drinks around the house. Go. आपको अपने घर dinner पे बुला रहा. But the very enthusiastic among you who feel that we have got the weight of world on our shoulders, तो हर चीज हमने खुद ही करनी है, तो वो अपने साथ ना पानी में थर्मोस के अंदर पानी भर रहे हैं. And then your mother walks in. What would she say? कि she'd be like, ये तुम क्या कर रहे हो? And you're like, वो सर ने हमें अपने घर डिनर पे बुलाया है, तो हम अपना पानी साथ लेके जा रहे हैं. What would your mother say? Legibly, loudly. क्या आप रिटार्टेड तो नहीं है? आपको डिनर पे बुलाया तो पानी तो जाहिर ही मिलेगा, right? Right? So does it not make sense that if the most important thing is being done for you, effortlessly done for you, just in the same perfection जो सूरज में inherent है, जिस perfection से billions of years से चांद सूरज चमकता है और रोशनी देता है और planet Earth पे life को चलाता है, उसी perfection से आपकी body आपको जिंदा रखती है, आपकी सांस चलाती है, right? So does it not make sense that if the most important thing for you is being done for you according to a plan, तो बाकी जो छोटी मोटी चीजें कि नौकरी कहाँ मिलेगी, आर्ट वर्क बिकेगा, काम अच्छा होगा, शादी होगी नहीं होगी, ये भी एक प्लान के तहत चल रही होंगी. जैसे गालिब का एक शेर है, रात दिन गर्दिश में है सातों आसमान, रात दिन गर्दिश में है सातों आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या. जब वो पूरे कॉस्मोस, इतना बड़ा निजाम एक प्लान के तहत चल रहा है और उतना ही अमेजिंग निजाम आपके अंदर चल रहा है, तो फिर इतनी परेशानी किस लिए? अभी अलीना से किसी ने पूछा कि इतनी आप मुश्किल से गुजरी, आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज फौरन आपके दिमाग ने, आपकी ईगो ने बोला कि ओ माय गॉड, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं ये कैसे करती, मैं कैसे ही करता, मैं कैसे डील करता. और उसने आपको क्या बताया कि जब मैं वहां उससे गुजरी तो मुझ में और हिम्मत आ गई. इसको रूमी कहता है, ये जो तुमको यहां तक लेकर आया है वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा. So the most important thing that I have now come to understand is effort and non-effort. If you want to eat a fruit, what do? You plant a seed and then you allow the fruit to blossom. So you do your bit, what you can control, and then you let go. You have complete faith, unnerving faith in your free will to change and create in your immediate surroundings and your environment. But at the same time, you submit to the divine within and the divine without. मुझे ये बात कब और क्यों इतने glaringly समझ आई? मुझे से समझ आई कि when I was growing up, my mother had a very, और पाकिस्तान में unfortunately because of what we go through, हमें बड़ा बचपन से बहुत डराया जाता है, बहुत स्केयर किया जाता है
कि ये कर लो वो कर लो. Obviously you guys are here, it's testament कि शायद आपके घरों में कम ऐसा माहौल होगा, and they let you be who you want to be and grow and become who you want. But by and large generally हमारे मुल्क में काफी डराया जाता था. So I was told all the time कि छोटा सा भी कोई मसला होगा ना कि बस अब now everything is ended, सब खराब हो गया है. मिसाल अगर मैं आपको दूं, so my father is an orthopedic surgeon and one of the prominent ones in the country. But imagine as an 8-year-old, my mother would tell me, because उनके अपने fears थे और हम पे transfer हुए. Unfortunately हमारे साथ बहुत सारों के साथ ये traumas भी हुए हैं कि वो मुझे कहती थी कि अपने बाप की जिंदगी की दुआ करो, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो तुम सड़क पे आ जाओगे. Now imagine as an 8-year-old going to bed. I have no control over my life. How the hell can I have control over my dad's life, right? But you're telling me that my fate between me sleeping on a bed and me sleeping on the road is one man's life, which I have no control over. Growing up, ये और reinforce होता गया. फिर जब मैंने plastic surgery करना शुरू करी, अच्छा, plastic surgery is a complete art form, because the greatest work of art is the human body, and the greatest artist is the divine. और उसके काम पे काम, again, also आप तो सारे artist हैं, आपके लिए बड़ा आसान है ये समझना, क्योंकि हमारी fraternity में there are a lot of people who do really bad work in terms of aesthetic injectors or some other plastic surgeons, because वो artist नहीं होते, उनको body की नहीं समझ आती, वो बस सीख के दुबई जाते हैं, कोर्स करके आके शुरू हो जाते हैं. But you guys understand. और अगर आप माइकल एंजेलो की भी लाइफ को पढ़ें तो वो कैडावर्स को निकाल के, डेड बॉडीज को निकाल के लिंच को रीड करता था, बिकॉज वो समझ चुका था कि भाई you don't need to reinvent the wheel. The greatest art form already has been created. You just need to learn from it. So जब मैं प्लास्टिक सर्जरी करना शुरू करी तो इतना प्रेशर होता था, और मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, throughout this voice in my head was telling me कि तुमने खराब कर दिया, तुमने काम खराब कर दिया, ये सही नहीं हुआ, you just ruined it. And the worst thing for me would be when I would close the skin and the surgery would be done, and then for a week I could not sleep, because I'm thinking, यार मैंने खराब कर दिया यार, इतने भरोसे से मेरे साथ आए थे, इतने फेथ के साथ आए थे, I let them down. But then वो एक हफ्ते बाद प्लास्टर खुले तो खुशी के आंसू, I'm like चलो तुक्का होगा. But then consistently, every time I'm operating, or operate में कर रहा हूँ, like operate में कर रहा हूँ, it's happening. But then there's a voice constantly yapping away, commentary चल रही है, नहीं ये ज़्यादा काट दिया, नहीं ये कम काट दिया, खराब कर दिया, ये कर दिया, constantly yapping away. And then वही process cycle repeat करे, surgery हो गई, एक हफ्ता stress, sleepless nights, and then result आए तो amazing. And then I realized that there's something a lot more to me than I think I am. मैं जो अपने आप को समझता हूँ, जो मैं हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा हूँ. There is something inside me which is operating that I'm not aware of, or that I'm not seeing, or that I cannot know. And that now I've realized is the divine within you. और हम सबको I think ये effort करना चाहिए, that we should now start understanding that all of you are already perfect. Because, and I can tell you because I'm a technician of this human body, the technology of the human body is the most advanced on the planet. Hamari technology is in the stone ages compared to the technology of the body. This technology is light years ahead of our technology. So you are worth more than $100 million yachts, even more. Because our priceless hai. A square centimeter of your skin is दुनिया की तमाम दौलत आपकी स्किन के एक स्क्वायर सेंटीमीटर को नहीं खरीद सकती. इस दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी, including the people who made the International Space Station, आपके स्किन का एक टुकड़ा from the molecules upwards नहीं बना सकती. आपकी स्किन को छोड़े एक grain of wheat नहीं बना सकती. So you are something unbelievably unique and priceless.
मैं ये चाहता हूँ, ये जो आवाज है अंदर कि हमें कुछ करना है, हमें ये होना है, हमें वो होना है, इसको ऑब्जर्व करें, बट नॉन डूइंग को प्रैक्टिस करें. बी यू, बी, जस्ट बी. और जैसे आइंस्टाइन का जीनियस था E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, बुधा का जीनियस था कि उसने आपको ये बताया कि एक बहुत आसान तरीका है बीइंग का, फोकस ऑन योर ब्रेथ. बिकॉज वंस यू फोकस ऑन योर ब्रेथ you come in the now. And the truth of the matter is, the now is the only thing that exists. कल तो खत्म हो गया. जैसे ओशो कहता है कि अगर कल और आज की बात करता है तो कहता है कि since yesterday billions of gallons of water flowed in the river Nile. तो कल तो खत्म हो गया. ओशो को छोड़ें, हेराक्लाइटस कहता है no man steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man. तो जो पास था वो तो खत्म हो गया. फ्यूचर तो अभी लिखा ही नहीं गया. So the only thing that you truly have is the now. जो भी आपकी जिंदगी में होगा वो now से ही होगा. Your greatest work of art will come from the now. Your greatest sadness will happen in the now, and your greatest pleasures will happen in the now. Whatever happens, happens in the now. And we've all understood कि आपकी सांस भी आपके कंट्रोल में नहीं है. So उसका मतलब ये है कि ये जो जिंदगी है आपके लिए एक एक्सपीरियंस है जो आपने एंजॉय करना है. इसमें आपके पास एक स्कोप है टू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट देन इतना ही स्कोप है, क्योंकि उसके अलावा द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ नेचर आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. एंड देन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंटेलिजेंस बियॉन्ड द इंटेलेक्ट. वोल्टेयर ने हम लोगों को बड़ा नुकसान कराया, बिकॉज वोल्टेयर सेड आई थिंक therefore I am, which is completely false. Now we've understood I am, therefore I think. You see, problem क्या होता है कि studies ने दिखाया है that a normal human being has 50,000 to 70,000 thoughts a day. 50,000 to 70,000 thoughts a day. 95% of those thoughts are negative, guilt-inducing, shame-inducing, belittling, self-deprecating, doomsday thoughts. And they're not even true. Seneca said, we suffer more in imagination than reality. Mark Twain said, I've known a great many troubles in my life, none of which happened. So, future mein rehna is a thing of the ego. Past mein rehna is a thing of the ego. All you got to do is just be in the here, in the now. और उसका एक बड़ा आसान तरीका है, focus on your breath. And the more you stay in the now, the more you practice zero effort. Zero effort का मतलब नहीं है कि lazy हो जाए. What effort is the eagle doing and flying? It's a natural process. What effort are you doing in your blood pumping through your body? Oh, what an amazing process. That is non-effort. So understand that. कि हमें ego बताती है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है. और ego क्यों करती है? Because mind जो है ना, mind की एक बड़ी deep need है certainty की. Mind needs to be certain कि भाई यहाँ जा रहा हूँ तो ये होगा, राशिद के जा रहा हूँ तो पानी मिलेगा. Mind has this need to be certain, right? But the fact of the matter is कि कल I'm here as an examiner for a plastic surgery course. So once I finished my course, I wanted to come and see how far this place is और क्या है. तो मैंने राशिद को बोला कि मैं आना चाहता हूँ ताकि मैं देख लूँ, so I can come straight from Jinnah Burn Center here. And I was thinking मैं आऊँगा, 10 मिनट मिलूंगा, ये करूँगा. मैंने पूरी तैयारी कर ली कि हाय बोलूंगा, हेलो बोलूंगा, pleasantries करके चला जाऊँगा. I don't know if any of you saw, till 8 p.m. I was hitting the tambourine, you know. So ये जो हसीन experience है, ये आपके लिए creative forces of nature बोले, अल्लाह बोले, भगवान बोले, रहीम बोले, राम बोले, जो भी बोले, there is a higher intelligence who has created you and who is curating this experience for you. नमाज का सवाल होगा, I'm sure होगा, but ये सवाल भी होगा.
इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी डाली थी जबान में, खाने को एंजॉय किया था? नहीं। क्यों नहीं किया था? इसलिए कि परेशान थे कि कल क्या होगा। बट कल का वादा तो किया था. Jesus says on the sermon, in the Sermon on the Mount, he says, "Ke, do you not look at the fowls in the air? What care do they have for tomorrow? But your Lord provides for them. Does he not then value you more than fowls? Would he not then provide for you just like he provides for them?" So I want you all, if you can, to understand that there's a deeper intelligence beyond our intellect. And that's available to all of us. वो कहते हैं ना, दिल की सुनो दिमाग की नहीं सुनो, वो यही है. बिकॉज आपका दिल जो होता है ना, वो डिवाइन से जुड़ा हुआ होता है. जो आपकी इंट्यूशन होती है ना, वो डिवाइन से जुड़ी हुई होती है. जो आपका माइंड होता है, वो आपकी ईगो होती है. वो आपको लिमिट करती है, वो आपको स्केयर करती है, वो आपको. और आपका, इफ एनी ऑफ यू प्लेड वीडियो गेम्स में एक डिफिकल्टी लेवल होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको ओवरकम करने होते हैं. सो मुझे ये लगता है कि इस जिंदगी का एक बड़ा मेजर चैलेंज ये है कि बनाने वाले ने खुद हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर डाली है दैट वी हैव टू ओवरकम एंड राइज अबाउट. एंड द मोर यू गो टू अ स्टेट ऑफ माइंडलेसनेस, the more this intelligence comes forward. I don't know if time allows, but I'll give you a small example. Because I had such a negative, like it was a great childhood, but because I had so many of these negative things in my head, और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया और समझ आने लगी, लेकिन सारी थॉट्स को मैं बिठाता रहा, बट एक थॉट थी, एक बंच ऑफ थॉट्स थी जो नहीं जाती थी. वो थॉट्स थी मुझे बताती थी कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें हार्म करने वाला है. सो यू नीड टू मेक अलाउंसेस फॉर दैट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. देखो कल ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये तुम नहीं करना या वो तुम नहीं करना. एंड एंड देन आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ कि देखो मैं हर थॉट पे जाने दे सकता हूँ, बट ये तो मेरी सर्वाइवल की थॉट है, ये तो मैं नहीं लेट गो कर सकता. दिस इज टेलिंग, दिस इज प्रोटेक्टिंग मी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड दे वुड play havoc with me. Negativity, this, that, and the other. We all go through these things, right? So kya hua? There was this day that I almost drowned. For those of you that have come to Karachi, there's this beach called Imar Beach, or I got caught in a riptide. I'm not going to tell the whole story, but short ye hai कि मैं riptide में पकड़ा गया and I was being taken away. Now, when I was being taken away, I tried to swim back. When I tried to swim back, और वो अपार्टमेंट साथ में होते हैं तो आपको पता होता है आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है. तो मैं स्विम बैक करने लगा and I swam and I'm a good swimmer. I swam really good for 5-10 minutes. But then I got tired and I looked to my side at the buildings. I hadn't moved a foot. And then suddenly, effortlessly, a thought came to my head. I don't know where it came from, but it came to me. It said, stop swimming. And the thought said, swimmers don't drown because of drowning. They drown because of exhaustion. So I stopped. And then suddenly another thought said, there were rocks 30 feet away and the water was taking us out to the sea. और जहाँ पे वो रेड वाले बैठे हैं, वहाँ पे rocks खत्म हो रही थी and then it's open sea. The thought said to me, go to the rocks. अच्छा, incidentally, I have a friend called हसीब, वो लाहौर से आया था, और जब लाहौर से लोग कराची आते हैं तो आप बोलते हैं कहाँ जाते हैं. So और इत्तेफाक से before this rewind, I was on the shore chilling with my kids. मुझे ख्याल आया कि हसीब किधर है. So I look towards the sea और दूर से ना एक सर बॉब अप कर रहा है. यही हसीब होगा, यही होगा. So suddenly thought I हसीब का है. Like randomly, there were like 30 other people there. Just thought of Haseeb. So I looked and Haseeb was there. So I told the maid, stay with the children. I'm going to go see Haseeb. And then I swam to Haseeb. Acha, Haseeb bhi acha swimmer hai, main bhi acha swimmer hu. Baatein karte karte hum aage chale gaye. Suddenly, I felt the water change instantly. I felt the water change. Or Haseeb, obviously, he doesn't understand that water because he's not been there before. Suddenly, I felt the water change. And suddenly, a thought came, nowhere, like that. Look for the children. Because पानी एकदम से स्ट्रांग हुआ तो मुझे लगा बच्चे ठीक है, मैं तो स्विमर हूँ, मैं तो हैंडल कर सकता हूँ, बच्चे मारना पानी हाई हो. So when I turned back to see, I couldn't see the shore. The water had risen so high that I couldn't see the shore. And then I told Haseeb, Haseeb, listen, I'm going to swim back, dude.
because pani strong ho raha hai, I'm going to swim back. Hasib's like, no, bro, I'm chilling. You go back. I said, okay, I'll go check up on the children. I'll come join you. And that's when I swam for 10 minutes and I did not move a foot. And that's when the other thought said, go to the rocks. Because जब रिप टाइड जारी होती है तो उसके खिलाफ नहीं swim कर सकते आप, ठीक है, और आपको बाहर लेके जा रही है. But rocks उधर थे. So the thought said swim towards the rock. So parallel आप जा सकते थे. और वो भी कुछ 40 फुट बाद रॉक भी खत्म थी. फिर तो खत्म. मैंने हसीब को बोला, listen हसीब, I'm going to go to the rocks. Let's go to the rocks. The current is too strong. Hasib said to me, no, I'll swim parallel to the tide and I'll swim out of it. You go to the rocks because rocks be dangerous. वो पानी आके लगता है, so you can actually get hurt. But I swam to the rocks. I tried to climb it. वो पानी ने आके मारा, मेरे पूरे body में gashes आ गए, पैर कट पट गया. Finally, I climbed up the rocks. When I stepped up on the rocks, I saw कि पूरे rock पे मेरा blood है. Not a lot, but like blood था. And then I'm walking away. Suddenly, I look back and see 5 minutes बाद Hasib is also trying to get on the rocks. And I'm like, Hasib, what happened? He's like, dude, tide बहुत strong है. And so Hasib also got on the rocks. And then we came out. And once we came on the shore, it was one of the best experiences of my life. It was one of the best experiences of my life. मुझे ऐसे, अगर यहाँ आप लोग बैठ के सोच रहे हैं, suddenly everyone thinks of themselves in that situation. And then you're like, oh my God, how would I have come out of it? मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता, मैं क्या करता, right? But then, just then, and it was a gift for me, because then I realized कि जब मैं वाकई मरने वाला था, immediate death से तो कोई immediate threat नहीं होती ना, जो future में मेरे साथ नुकसान करेगा या वो करेगा ये करेगा वो कम है. मेन थ्रेट तो immediate threat है ना, उससे बड़ी तो कोई थ्रेट नहीं है. उस टाइम पे ये जो थॉट्स बड़ी कूल बन के मुझे बता रही है ये होगा वो, they were nowhere to be seen. 5 clear instructions came which saved me and which saved Hasib. 5 clear instructions came. And then I realized कि जब वक्त आएगा तो उसका solution भी आएगा. Do you understand? जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा. So for me now, it's only about the now. Be here, be now. Thank you, Fahad, for that very illuminating talk. So I would like, we'll open the floor for Q&A. If anyone have a question, please raise your hand. कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बता दिया मैंने, इतना अच्छा बता दिया मैंने. Anyone, guys? जी, इमान. मुझे तो लग रहा था कि BNU के स्टूडेंट्स बड़े ही मेंटली इवॉल्व हैं और बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे. चैलेंजिंग तो नहीं, बहुत एनलाइटनिंग क्वेश्चंस होंगे. हम सब साथ ग्रो करेंगे, हम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, एक्सपीरियंस एक्सचेंज करेंगे. ये तो फ्लैट लग रहा है मुझे. Okay, so I'm actually interested in knowing what is the weirdest request you have received as a plastic surgeon. वो 40 मिनट being non being here now. So I think I'll tell you one that I feel that was the weirdest, but also one of the most beautiful things that I got a chance to do. So there was this girl, beautiful girl. She came to me one day. She had short hair. She came to me one day dressed like a boy. And she said, "Kid, doctor, I want you to remove my breast." And I was like, so no, matlab, bahut badi. And obviously, as a doctor, your responsibility is to be non-judgmental. Your job is to be there for that human being and serve that human being in whatever way you can.
And she was 30 plus. So I said, listen, you know, it's a big step. It's a huge step. Are you sure you want to do it? And she's like, no, I want to do it. I want to do it. So I examined her and she had perfectly normal breath. And I said, listen, and then I decided कि यार, because हम जब gynecomastia भी करते हैं लड़कों का, तो gynecomastia is when boys have breasts. And there तो हम उनको भी हम कर देते हैं. तो ये technique तो वही थी, but the fact that it's a beautiful girl with the breast. And so I said, मैं को बहाना बना दिया उसको. मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता, मुझे आता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है. Which is true, मैंने कभी लड़की के ब्रेस्ट नहीं मोड़ते थे, लड़कों के किए थे. So I was like, you know what, I don't think मैं नहीं कर सकता. अच्छा, अब वो मुझे बोले कि अब अच्छा, मैंने उसको बोला अच्छा एक काम करो, मैंने कभी किए नहीं है, मैं आर्टिकल पढ़ूंगा, तो जब मैं पढ़ लूंगा ना, मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा, फिर तुम आ जाना, फिर हम कर लेंगे. So the fact that I hadn't done it didn't deter her. The fact that I told her कि मैं पढ़ के करूंगा also didn't deter her. And then she would call every week, and I would sometimes not pick up. वो clinic पहुंच जाए. And she's from a very educated family, very well to do. For those that have been to Karachi, member Singh Club, and like arrive very, like all the amenities that you could ask for there. So finally, जब वो बहुत पीछे पड़ी रही, और finally मैंने understand किया that for her, in her head, she is a boy. She's a boy in her head, and she's 35 or 32. अब मतलब कोई 18 साल की तो नहीं है ना, आधी जिंदगी तो गुजर गई है. So I said ठीक है, I'll do it. तो वो पढ़ा के उसका फिर कर दिया. अच्छा, करने के बाद अब मैंने कभी पहले देखा नहीं है, बट मुझे तो सर्जरी अच्छी लगी. बट as it is, I'm always never happy with my work. I always want to be like, I could have done better, I could have done better. But then I was at the Sin Club at a Halloween ball, and this really handsome guy in a black suit walks by me, and I turn and said, hey, Dr. Fahad, how are you? I'm like, ye kaun hai bhai? And it was that girl, and her whole being had been released. Just then I understood that I had been chosen by the divine to free this individual. And so जिसकी morality है, वो इसीलिए कहते हैं कि non-judgment practice करें. Stop labeling things as good or bad, right or wrong. Because जो divine है वो हमारे छोटे जहनों से बहुत बड़ा है. और इतनी amazing कायनात बनाने के लिए you have to be someone who is only love. And so, love के बारे में भी वही बात है कि love is not an emotion कि oh, I love you, मुझे love आ रहा है तुम्हारे लिए. Falling in and out of love. Love is a state. Yeah, too much love, yeah. But love is a state of being. You are love. Khalil Gibran said, think not that you can direct the course of love. For love, if it finds you worthy, directs your course. बचपन से सुनते आए थे कि please let me know if the time is up or if I have to stop. बचपन से सुनते आए थे कि the pen is mightier than the sword. Love is the strongest force in the universe. But ये किताबी बातें लगती थी कि नहीं, pen is not mightier than the sword. The gun and the sword are mightier than the pen, and might is right. And जो manifest है वही है, जो नजर आ रहा है वही हो रहा है. But then जब मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और वो ट्रूथ में भी कहते थे कि ट्रूथ हैज ग्रेट पावर, बट इतना समझ नहीं आता था. So when I started my private plastic surgery practice, I just started private practice. I never joined an institution. I never had a salary. Day one private practice, right? And within 3 months, I was like booked to the teeth. Like people coming from all over the world, completely booked. तो अभी कुछ अर्से पहले एक फार्मास्यूटिकल रेप मेरे पास आया,
and he wanted me to write his medicines. He says to me कि sir, इस वक्त मार्केट में आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि आप जो भी बोलेंगे ना लोग उसको मान लेंगे. Suddenly again, I don't know, this popped up, this thought. And I said to him, देखो, मेरी आवाज में ताकत नहीं है, सच में ताकत है. जब तक मैं सच बोलूंगा, मेरी आवाज में ताकत है. The day I stop speaking the truth, my voice will lose its strength. और सच की ताकत तो मैंने अपने करियर में देख ली है. लोग कहते 5 साल लगते हैं, मुझे 3 महीने में I was booked because I always try to be honest to my patients and speak the truth. So जब ये confirm हो गया, so my next goal is to see the power of love. And that, they say that love is divine. So अब मैं आपको भी यही recommend करूंगा कि always act from a place of non-judgment. किसी को भी judge नहीं करें, अमीर, गरीब, cool, uncool, गोरा, काला, this, that, or the other. Because the minute you start judging, you start going away from what is into this alternate reality that you create in your head. जब आप judge करते हैं, and Alina will tell you, because she's been through so many people judging her. But the truth of Alina, when I traveled to Cannes, Alina and Sarvat were as cast of Joyland, and I found her to be such an amazing human being. और मेरा पहली दफा interaction था with Alina and with someone of Alina's gender, but it was so amazing and so enlightening. And so अगर आप judge करेंगे तो इतना amazing इंसान को आप lose कर देंगे. लेकिन अगर आप reality में रहेंगे, now में रहेंगे, जो भी देखेंगे, see it for what it is, your reality and your life will become bigger and you will actually live in the real world, because none of us lives in the real world. We live in a world that we create in our heads. And the more we judge, the more we condemn, the more we do these things, the more this world becomes real, जिसको लोग matrix भी कहते हैं, and the more detached we get from reality. So just be. Thank you very much, Fahad. Okay. That concludes our keynote talk for today, for day 2. I would like all the students to remain seated on and let the guests leave.